हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, अपने इस चैनल पर, जहाँ हमने मिलकर साथ आगे बढ़ते हुए एक नया लक्ष्य निर्धारित किया और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब हम धीरे-धीरे अग्रसर होते जा रहे हैं। मैंने आप सबको कहा कि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स अगर 8th यूनिट पढ़ने के लिए कोई है, तो वो मध्य प्रदेश शासन के एक विशेष विभाग, जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला एक न्यूज़पेपर है, जो कि 1 सप्ताह में 1 बार आता है, लेकिन बहुत लंबा-चौड़ा सा होता है। हम उसका निचोड़ आपको इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से प्रोवाइड करा रहे हैं और साथ ही इसका नोट्स भी आपको सिंक्रोनाइज़ फॉर्मेट में आप तक उपलब्ध कराया जाएगा। महज़ 40-50 पेज में हम कोशिश करेंगे कि पूरा कंटेंट आप तक पहुँच जाए और इसी क्रम में हम एक-एक न्यूज़पेपर को पढ़ते जा रहे हैं। कल हमने 2 जो अंक थे रोजगार निर्माण के, पहला अंक और दूसरा अंक कवर किया। आज हम 13 जनवरी से 19 जनवरी के बीच आया हुआ तीसरा अंक रोजगार निर्माण पढ़ने वाले हैं। याद रखना है, हर एक साल जब शुरुआत होती है तो अंक 1 से शुरुआत होती है। आज हम तीसरा अंक और चौथा अंक दोनों कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस 1 सप्ताह की न्यूज़ को आपके सामने प्रेज़ेंट करता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट था इस न्यूज़पेपर में, वो एक संबंध या एक संगठन से संबंधित था। आप सबको पता है कि 8th यूनिट हो या 6th यूनिट हो, ये सब प्लेसेस पर हमें आराम से मिल जाता है या एक ग्रुप के रूप में ये आराम से पढ़ने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स जो है वो एक संगठन हमारे छठी यूनिट के सिलेबस में भी है, ये हमें अच्छे से पढ़ना है। भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः कहते हुए और फिर मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को नमन करते हुए इस विषय पर मैं प्रकाश डालना चाह रहा हूँ। क्या न्यूज़ छपी थी इस न्यूज़पेपर में? इंडोनेशिया ब्रिक्स देशों के समूह का पूर्ण सदस्य बन गया। ये न्यूज़ थी, बस इतना ही याद रखना था। इंडोनेशिया ब्रिक्स देशों का एक पूर्ण सदस्य बन चुका है। 2025 में 1 जनवरी 2025 से इसकी सदस्यता जो है उसकी घोषणा हुई। किसने घोषणा की? ब्राजील ने घोषणा की। तो फिर आंसर कि ब्राजील क्यों घोषणा कर रहा है, या तो सारे देश मिलकर के करें या उसका कोई महासचिव, क्योंकि रैंडम तौर पर इसका एक एक देश अध्यक्ष बनता है। अभी वर्तमान में 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक की अध्यक्षता जो है वो ब्राजील के पास में थी, इसलिए ब्राजील ने इसकी घोषणा की है। बहुत शांति से इस फैक्ट को समझें। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? हमें बेसिक इंफॉर्मेशन भी इस आर्टिकल में दी गई थी कि ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी, जब ये ब्रिक था, केवल BRIC, मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, इन 4 देशों का समूह। बाद में इसमें 2009 में साउथ अफ्रीका को भी जोड़ा जाता है और यहीं से इसका पहला जो है वो सम्मेलन आयोजित करना शुरू होता है। याद रखना, 2010 में न्यूयॉर्क में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक जो हुई थी, उसमें दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया और पहला इसका सम्मेलन जो है वो 2009 में हुआ था, जहां 2010 में साउथ अफ्रीका को शामिल करने की बात हो चुकी थी, लेकिन उसे शामिल अगले साल 2010 में किया गया। आपको याद रखना है कि अब इसमें जो टोटल सदस्य हैं वो उनकी संख्या बढ़ चुकी है। वर्तमान में ब्रिक्स सदस्य देशों की टोटल संख्या 11 है। पहले इसके सदस्य की संख्या इस प्रकार थी कि केवल नाम में ही सब कुछ था, 5 थे। B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। ये 5 देश शुरुआत में बने थे। बाद में ट्रिपल ई जुड़ जाता है इसमें, याद रखना, ट्रिपल ई और SMS जुड़ जाता है। ये ट्रिपल ई एक टेक्नोलॉजी है, यूं मान ले याद करने के लिए। क्या नाम है इनके? तो आपको याद रखना है, ई फॉर इथियोपिया, नाम क्या है? ई फॉर इथियोपिया, ई फॉर इंडोनेशिया और ई फॉर ईरान। ये 3 नाम याद हो जाएंगे, मैं रटवा रहा हूं अल्टीमेटली आपको कि ब्रिक्स में आज कौन कौन सदस्य देश हैं। तो मैंने कोड बता दिया आप लोगों को कि ब्रिक्स में पहले तो आप ब्रिक्स लिख लें, फिर आप ट्रिपल ई लिख दें
और फिर SMS कर दें इसको, ये जो टोटल देश है इनकी संख्या 11 हो जाएगी। वर्तमान में इसमें 11 सदस्य देश हैं। अंतिम देश जो जुड़ा है वो इंडोनेशिया है, यही न्यूज थी। B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। ये 5 हमको पहले से रटे रटाए हैं। E फॉर इंडोनेशिया हमने याद कर लेना है, E फॉर इथोपिया हमें याद करना है और E फॉर ईरान हमें याद करना है। S फॉर सऊदी अरब हमें याद करना है, M फॉर मिस्र हमें याद करना है और S फॉर इसी का संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम शॉर्टकट में UAE कहते हैं, वो इसका एक सदस्य देश है। तो आज का जो ये क्लास है वो एक कोडिंग के सिस्टम के साथ शुरू हुआ है। पहली न्यूज थी कि इंडोनेशिया ब्रिक्स देशों का एक सदस्य बन गया। तो फिर मैंने बात छेड़ी कि भैया ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ। ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका नाम का देश पहले ये 4 सदस्यों का देश था। एक पहला सदस्य देश 5वां साउथ अफ्रीका जुड़ता है। फिर इसमें 5 अन्य सदस्य जुड़ते हैं, तो 5 और 5 10 हो जाते हैं और 2025 से इसमें 4 जो एक नया सदस्य इंडोनेशिया उसको जोड़ा जाता है, तो टोटल 11 हो जाती है। के सदस्यों को याद रखने का कोड मैंने आपके सामने शेयर कर दिया है। पहले ब्रिक्स लिखें, B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका, E फॉर इथियोपिया, इंडोनेशिया और ईरान। 3 E याद रखें। SMS सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात। बस खत्म, ये कोड याद हो जाएगा। ये न्यूज जो थी ये बड़े काम की थी और इसमें से हमने बहुत सारी बातें निकाल ली। करंट अफेयर्स बता देते हैं। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में रूस में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता रूस ने की थी। अब अगला 25 में, क्योंकि उसका अध्यक्ष कौन है, ब्राजील है, तो उसकी जो सम्मेलन होगा वो ब्राजील में होगा। बस बहुत शांति से याद रखें, आपको ये तरीका पैटर्न याद होना चाहिए। बहुत शांति से ये पूरा पूरा जो न्यूज है वो काम का है, याद हो जाएगा। श्रेया ने कुछ कमेंट किया है, सर ब्रॉडकास्ट में ऐड करने के बाद थोड़ा देर क्लास शो नहीं होता है। बेटा थोड़ा तो इंतजार कर ही सकते हो, बिल्कुल ही तुम ना एकदम ऐसे चाहते हो कि तुम्हारा मुंह खुले और मैं उसमें निवाला भी दे दूं। थोड़ा सा वेट कर लिया करो, इतना भी मतलब धैर्य ना खोएं कि हमें ऐसे कमेंट करने पड़ जाए। थोड़ा शांति रखें, मिलेंगे क्लास। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है वो बड़ा अच्छी न्यूज थी। हमारे खेल संबंधित जो गतिविधियों उससे एक न्यूज हमसे पूछी जाती है। यहाँ न्यूज छपी हुई थी, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बने बहादुर सिंह। तो पहले तो हम ये बहादुर सिंह की न्यूज पढ़ लेते हैं कि बहादुर सिंह कौन है। दूसरी फिर याद रहे कि ये पहले तो बहादुर सिंह के बारे में याद रहे कि बहादुर सिंह जो है, बहादुर सिंह एक गोला फेंक खिलाड़ी है। कौन है ये? गोला फेंकने वाले खिलाड़ी जिनके नाम में पूर्व लगा दो। पूर्व गोला फेंक खिलाड़ी जो वर्तमान में हमारे एशियाई एथलेटिक्स संघ भारतीय एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं, निर्विरोध चुने गए। मतलब फालतू की इन सब बातों भले ध्यान मत दो, लेकिन 2 शब्द बहुत अच्छे से याद रख लो कि जो बहादुर सिंह है उनका संबंध किस खेल से है। याद रखना, इनका संबंध गोला फेंक से है। और इन्होंने कब कोई गोला फेंक में मेडल जीता क्या? तो हाँ, 2002 के एशियाई खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और याद रख लेना कि 2004 वाले जो ओलंपिक हैं इन दोनों में इन्होंने भाग लिया था। बस इतना ही इनके बारे में डिटेल हमें याद रखनी है, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। और आगे बात करते हैं, वी नारायण। इसरो एक संस्था है जो 7th यूनिट में हमें है, हम पढ़ते ही हैं। 7th यूनिट का ये जो संस्थान है इसरो, वरिष्ठ वैज्ञानिक अंतरिक्ष वैज्ञानिक वी नारायणन को इसरो का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। ये पूरी लाइन पढ़ेंगे क्योंकि एग्जामिनर चतुर हुआ तो यूं नहीं पूछेगा कि इसरो का अध्यक्ष कौन है, वो यूं पूछेगा कि अंतरिक्ष विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखना, अंतरिक्ष विभाग का जो सचिव है वो भी वही है।
अंतरिक्ष विभाग का सचिव। तो अंतरिक्ष विभाग के सचिव किसे बनाया गया है, याद रखना वी नारायणन को बनाया गया है, वी नारायणन। तो नारायण नारायण करते रहते हैं हमारे, तो नारायण पहले सोमनाथ थे, इससे पहले कौन थे, सोमनाथ। सोमनाथ का स्थान लिया है वी नारायणन ने। 14 जनवरी को इसरो के वर्तमान प्रमुख एस सोमनाथन से पदभार इन्होंने ग्रहण कर लिया है। ये 2 वर्ष तक इस पद पर रहेंगे, ये इस न्यूज का ही हिस्सा है। ये कहाँ थे नारायणन अभी तक, तो ये तमिलनाडु में जो भारत सरकार का एक संस्थान है, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, क्या नाम है, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, एलपीएससी के प्रमुख हुआ करते थे, जो अब वर्तमान में इसरो के प्रमुख बन गए हैं। बड़े आसान एक न्यूज है, बहुत शांति से रट लेनी है, याद कर लेनी है। किसका स्थान लिया, कब लिया। अगले न्यूज पर आते हैं। मुख्यमंत्री ने किया ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन। भाई आपको न्यूज दिखाई दे ही रही होगी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में, कहां पर है ये, इंदौर में। तो अब आपसे प्रश्न बनेगा कि इंदौर में ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किसने किया, कब किया, ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। इंदौर में डॉक्टर मोहन यादव ने जो है प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। बहुत सारी बातें अंदर लिखी है, लेकिन हमारे काम की इतनी ही है, इसमें काम हो जाएगा। ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, इंदौर में। किसने उद्घाटन किया, मुख्यमंत्री ने। कब किया, जनवरी में। बस इतना याद रख लो, तारीख याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगली वाले न्यूज पर आते हैं। काम्या कार्तिकेयन, ये शब्द याद रखना, बहुत काम की लड़की है, बहुत ईमानदारी से इसे पढ़ना। महज 17 साल की उम्र में, 17 वर्ष की उम्र में जो 7 महाद्वीप हैं, अब अभी आपसे पूछ लो तो उनके 7 के नाम नहीं बता पाओगे। उन 7 महाद्वीप की जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, उन 7 पर इसने चढ़ करके अपना तिरंगा झंडा लहराया है। तो भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी है, पहला प्रश्न, काम्या कार्तिकेयन। भारत की पहली महिला जिसने 7 महाद्वीप की 7 चोटियों पर फतह की है, रिकॉर्ड बनाया है, काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन कहाँ की है, मुंबई की है, 17 साल की है, ये सब लिखा हुआ है। मुंबई की 17 साल की काम्या कार्तिकेयन ने सभी 7 महाद्वीपों की 7 चोटियों को फतह कर रिकॉर्ड बनाया। काम्या ऐसा करने वाली दुनिया की सबसे युवा पर्वतारोही बन गई है, भारत ही नहीं दुनिया की। उन्होंने 24 दिसंबर को अंटार्कटिका के माउंट विंसन के पर फतह करके अपना 7वां जो टारगेट था वो पूरा किया। और इस तरीके से 7 महाद्वीप जो हैं, उन 7 महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, उन सब पर काम्या कार्तिकेयन झंडा फहरा चुकी हैं। अच्छे से इसे रट लेना, याद कर लेना। और आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार लाकर प्रदेश में बनाएंगे मॉडल एजुकेशन स्टेट। ये कोई काम की न्यूज थी नहीं थी, लेकिन इसके अंदर काम की बहुत सारी बातें निकली, तो मैं अंदर जो काम की बातें निकली उनको एक बार आपके सामने रख रहा हूं। सामने ध्यान से पढ़िएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में एनआईसी के से वर्चुअल जुड़कर स्टार्ट्स परियोजना के तहत अंतरराष्ट्रीय शिक्षण भ्रमण के लिए सिंगापुर जाने वाले जो प्रशिक्षणार्थी उनको संबोधित किया। मैं नाम बोल रहा हूं फिर से, स्टार्स योजना। अब आपने प्रश्न जो बनता है वो यहीं से बनेगा कि जो स्टार्स योजना है, स्टार्स योजना क्या है, इसके तहत किसे प्रशिक्षण दिया जा रहा है, किसको कहां पहुंचाया जा रहा है। देखो मध्य प्रदेश के जो युवा बच्चे हैं ना, मध्य प्रदेश के युवा बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए विदेश पहुंचाया जाता है। इस योजना के तहत हमने सिंगापुर उनको पहुंचाया है। तो याद रखना, सिंगापुर जो है, सिंगापुर में प्रशिक्षण दिलाने के लिए जो हमारा ग्लोबल स्किल पार्क है, वहां के टीचर और शिक्षकों को, सबको, युवाओं को साथ में, इन सबको प्रशिक्षण के लिए हमने सिंगापुर पहुंचाया। और उस योजना का नाम स्टार्स योजना है। डिटेल में मैं और आगे बताऊंगा इस योजना के बारे में थोड़ी सी बातें। मुख्यमंत्री ने किया राहगीर आनंद उत्सव का शुभारंभ। एक ही लाइन में उत्तर मिल जाए, सिंपल। परीक्षा पूछेगी आपसे कि राहगीर
राहगीर उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? उज्जैन में किया गया था भैया। हमारे मुख्यमंत्री जी का निवास स्थान है, ज्यादातर चीजें यही होती हैं आजकल, क्योंकि उनको आसान भी पड़ता है और एक तरह से वो धीरे धीरे केंद्र भी बनता जा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन प्रवास के दौरान कोठी रोड पर राहगीर आनंद उत्सव में शामिल हुए और नागरिकों जो भी अब आगे की बहुत सारी कथा का पढ़ने की जरूरत नहीं कि उन्होंने कौन सा गीत गाया, क्या हुआ, आपके लिए काम का है। राहगीर आनंद उत्सव, राहगीर आनंद उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में, आनंद उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ किया गया था? तो उज्जैन में किया गया था भैया, जनवरी 2025 में। बहुत अच्छे से इसे रट लेना, दिमाग में सेट कर लेना, ये काम की बात है। और आगे बता रहा हूं, स्वास्थ्य सेवाओं का सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके तहत पीएम जन मन योजना चलाई जा रही है। क्या चलाई जा रही है? प्रधानमंत्री जन मन योजना। ये पुरानी है, इसके बारे में पढ़ के आपकी डाटा या आपके कंटेंट को और बड़ा नहीं करूंगा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने 66 मेडिकल मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया और उसे जनजातीय क्षेत्रों में भेजा है। 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का सशक्तिकरण हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। जनजातीय क्षेत्र जहां पर अस्पताल नहीं है, वहां घूमती फिरती वेन या अस्पताल जो है वो उनका इलाज करे। इसके लिए 66 मेडिकल जो वेन है उनको हरी झंडी, मोबाइल मेडिकल यूनिट नाम दिया और इनको रवाना किया गया आदिवासी क्षेत्रों में। अब आपको ये अच्छे से याद रखना है, कितनी, कब, ये पूरी दिमाग में बात याद रहे। किस अभियान के तहत? प्रधानमंत्री जन मन अभियान के तहत। एक बहुत बड़ा सा कुछ पैराग्राफ सा लिखा हुआ है, सामने दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। युवाओं के लिए पार्थ और युवा प्रेरक अभियान का शुभारंभ। ये दो योजनाएं मध्य प्रदेश में शुरू हुई, एक का नाम पार्थ है और एक का नाम है युवा प्रेरक अभियान। दोनों की डिटेल हमें जानना जरूरी है, इस पूरे पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है। पहले उनकी दोनों की डिटेल्स मैं आपको बता देता हूं, फिर 3-4 जो न्यूज बचेगी वो और बताऊंगा, और बाकी का नोट्स कैसा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उनकी भी बात करूंगा। तो मैंने उन योजनाओं को निचोड़ यहाँ पर लिख दिया है। पहला प्रश्न तो बनेगा कि पार्थ योजना का फुल फॉर्म क्या है? तो पार्थ योजना का फुल फॉर्म है पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हेल्प। क्या नाम है? पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती, ट्रेनिंग एंड हेल्प, तो ये पार्थ बन जाएगा। इस योजना का, दोनों योजनाएं, दोनों ऊपर ये युवा प्रेरक वाली और ये वाली, ये दोनों की दोनों योजनाओं का इनॉग्रेशन या शुरुआत 8 जनवरी 2025 को, जब हम 12 जनवरी को युवा दिवस मनाने वाले थे, उसके 4 दिन पहले इसकी शुरुआत की गई। रटने के लिए बता रहा हूं। इसका शुभारंभ की तिथि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 8 जनवरी 2025 को किया। इसका उद्देश्य युवाओं को ऐसा प्रशिक्षण देना जिससे वे पुलिस, सेना और अर्धसैन्य बलों में नियुक्ति के सक्षम बन सके। संचालन कौन कर रहा है? ये भारी प्रश्न है, आजकल एग्जाम में पूछा जाता है। युवा एवं खेलकूद मंत्रालय इसका जो है आयोजन कर रहा है। युवा पोर्टल के माध्यम से इस पर पंजीयन कोई भी स्टूडेंट करा सकता है। बहुत आसान बातें थी। युवा प्रेरक अभियान, ये क्या है? मध्य प्रदेश युवा प्रेरक अभियान, जिसे MPYP कहा जाता है, युवा प्रेरक अभियान युवाओं का मानसिक और बौद्धिक रूप से सक्षम बनाने और सकारात्मक विचारों का प्रशिक्षण देने की योजना है। सेम टू सेम 8 जनवरी 2025 को ये भी लागू की गई। अभी मैंने आपको एक स्टार्स योजना के बारे में बताया था। ये भारत सरकार और विश्व बैंक दोनों की एक संयुक्त योजना है, जिसे विश्व बैंक पैसे देकर मध्य प्रदेश में चला रहा है कि भैया मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उनको प्रशिक्षित करो। शिक्षकों को सिंगापुर प्रिंसिपल एकेडमी जहां पर है में शैक्षणिक प्रशिक्षण के लिए इसके तहत भेजा गया है। भारत के 6 राज्यों से लोगों को भेजा जाना था, शिक्षकों को भेजा जाना था। वो शिक्षक वहां से सीख कर आएंगे और यहाँ सिखाएंगे। 6 राज्य में मध्य प्रदेश भी शामिल है।
और पीएम जनमन योजना के तहत अब भी हमने 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट को रवाना किया, दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं ये उपलब्ध कराएंगे। तो चारों योजनाओं की डिटेल्स आपको अच्छे से रटा गई होगी, याद हो गई होगी। अब मैं फिर से अपनी न्यूज पर आ जाता हूं, जो मैं आपको बता रहा था। हमने अभी बात की पार्थ योजना और युवा प्रेरक अभियान, दोनों की डिटेल मैंने आपको बता दी है। केंद्र सरकार ने लॉन्च किया बेकनेट पोर्टल। ये क्या है? बेकनेट पोर्टल क्या है? देखो, सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च कर दिया जिसका नाम है बेकनेट। क्या नाम है? बैंक नेट। ये बैंक नेट नाम से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो है, जो भी आपके पास संपत्तियां हैं, ई नीलामी करने के लिए इसका सहारा लिया जाएगा। यह ई नीलामी के जरिए संपत्ति बेचने में मदद करेगा। इन संपत्तियों में कमर्शियल प्रॉपर्टीज, इंडस्ट्रियल प्लॉट, दुकानें, वाहनों के साथ कृषि आदि संपत्तियां आ सकती हैं। पोर्टल के माध्यम से सरकारी बैंकों द्वारा ई नीलामी पर संपत्ति की जानकारी जुटाई जाएगी। यहां से खरीदना और बेचने का काम होता रहेगा। कुल मिलाकर बैंक जो नीलामी करती है वो इसके माध्यम से हो, ताकि लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेशन का मौका मिले और ज्यादा से ज्यादा उसमें पारदर्शिता लाई जा सके। इसके लिए बैंक नेट पोर्टल लाया गया है। प्रदेश में प्लास्टिक उद्योग के विकास की अपार संभावनाएं हैं, ऐसी एक न्यूज थी। आपको बस ये याद रखना है कि प्लास्टिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। न्यूज में काम की एक ही लाइन थी, प्लास्टिक सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। सबको दिमाग में ये सेट कर लेना है कि प्लास्टिक, अब ये कमेंट करके आपको बताना है। इसके बारे में दो बातें मैं और एक्स्ट्रा बताऊंगा। प्लास्टिक सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये क्या था? प्लास्टिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया गया एक प्रयास था। और आगे बढ़ते हैं। निशुल्क प्रशिक्षण। देखो, मध्य प्रदेश में जो घुमंतु आपकी एक टॉपिक है, घुमंतु और घुमक्कड़, जब जो भी नाम है, घुमक्कड़, विमुक्त, घुमंतु, ऐसे नाम है इनके, 3 नाम है, विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु। तो हम जब 10वीं यूनिट पढ़ते हैं वहां एक टॉपिक ही जनजातियों का, घुमंतु, विमुक्त और अर्ध घुमंतु जनजाति। तो इन 3 जनजातियों को ट्रेनिंग देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, एक एप्लीकेशन बनाया है। उस एप्लीकेशन का नाम है बडी फॉर स्टडी। क्या नाम है? बडी फॉर स्टडी। बहुत अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। बडी फॉर स्टडी किसके लिए बनाया गया, क्या काम करने के लिए बनाया गया, ये सब कुछ आपको यहीं से है। जो विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियां हैं, उनके बच्चों को निशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा बनाया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है बडी फॉर स्टडी। बहुत अच्छे से रट करके रखना। ये पढ़ने की जरूरत नहीं कि कितनों को फायदा मिला, ये मेंस की बातें हैं, वो मेंस में करते रहेंगे। एक जो न्यूज हमने अभी तक क्रम से पढ़ी है, उन सारी न्यूज का निचोड़ जो कि मैं आपको नोट्स में लिख करके दूंगा, ऐसे आपके नोट्स में लिखा रहेगा। समाचार अंक 3, 13 जनवरी से 19 जनवरी की ये खबरें होंगी, जहां आपको इस तरीके से लिख करके दिया जाएगा। पहली न्यूज है अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय नियुक्ति से संबंधित, इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना, ये पहली लाइन में लिखा हुआ है। नेतृत्व ब्राजील कर रहा है वर्तमान में, पिछले साल मतलब कि नए सदस्य 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 5 नए सदस्य बनाए गए। वर्तमान में मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड को भी प्रस्ताव भेजा गया है, ये बने नहीं है अभी तक। ब्रिक्स 2006 में बना था और 2010 में पहला इसका सदस्य जुड़ा था साउथ अफ्रीका। याद रख लेना सब बातें। इसरो के नए जो अध्यक्ष हैं वो वी नारायण बन गए हैं। भारतीय एथलेटिक्स संघ के जो प्रमुख हैं वो बहादुर सिंह को बनाया गया, जो कि गोल खेलते थे, गोला फेंक खिलाड़ी थे। ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र इंदौर में फ्लाइंग क्लब और कस्तूरबा ग्राम ट्रस्ट के सहयोग से स्थापित किया गया है। आपको ये अच्छे से रट करके रखना है।
मुंबई की 17 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन ने दुनिया की सबसे बड़ी पर्वतारोह सबसे जो ऊंची 7 पर्वत श्रेणियां हैं उनको उनकी चोटियों पर फतह हासिल की। और ये मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं, ये विश्व की सबसे पहली सबसे कम उम्र की ऐसी लड़की बन गई है जिसने विश्व के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर जो है वो अपना परचम लहराया, तिरंगा लहराया। राहगीर आनंद उत्सव उज्जैन में आयोजित किया गया था, एक सांस्कृतिक और योग कार्यक्रम था। बेकनेट पोर्टल केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है सरकारी बैंकों की संपत्तियों की ई नीलामी करने के लिए या उसकी जानकारी के लिए। बडी फॉर स्टडी एक एप्लीकेशन है जो निशुल्क प्रशिक्षण के लिए बनाया गया है, जो कि विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के छात्रों को निशुल्क प्रशिक्षण देगा। बहुत अच्छे से रट करके रखना। ये चारों योजनाएं मैं आपको बता चुका हूं। हमने एक एक शब्द पढ़ लिया, एक प्रश्न मैंने आपको दिया है वो इसमें शामिल भी नहीं किया, इसीलिए प्लास्टिक का जो सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया था? 2-3 स्टूडेंट ने कमेंट भी किया, इंदौर। बहुत अच्छा है, आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग भी जीवित हैं। मैं कैमरे को नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं। तो जिस तरीके से मैंने तीसरे न्यूज़पेपर को पढ़ाया, सेम पैटर्न पर हम चौथे अंक को पढ़ रहे हैं, जिससे जनवरी माह का जो करंट अफेयर्स है वो पूर्ण कंप्लीट हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग एक अच्छी फेयर कॉपी बना करके कंप्लीट कर रहे हैं। जिनके पास टाइम नहीं है, जो टाइम के साथ गड़बड़ कर रहे हैं, जिनके पास समय कम बचा है, जिनका अभी रिवीजन नहीं हो पाया है, वो कुछ भी ना लिखें, केवल ध्यान से इसे 2x की स्पीड पर 2 बार देख लें। नोट्स में स्वयं बनाकर आप सब तक निशुल्क पहुंचाऊंगा। हमारे जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं वो यूट्यूब पर निशुल्क रहेगी, अगर स्टूडेंट्स को इससे लाभ होता है तो। चलिए मैं अब विदा लेता हूं। फोर्थ जो पेपर है उसे भी थोड़ी देर में हम स्टार्ट करेंगे, 5 मिनट बाद। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।